जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का। जी हाँ, बुक का नाम है तुलनात्मक शासन एवं राजनीति और इस बुक का ये दूसरी यूनिट है। आपके लिए खुशखबरी ये है कि इस बुक के सिर्फ हम 6 क्वेश्चन लेके आने वाले हैं और इन्हीं 6 क्वेश्चनों में आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। आप सिर्फ 6 क्वेश्चन पढ़ के जाइए और आपको पूरा क्वेश्चन पेपर के आंसर आपको आते होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हमारा एक और क्वेश्चन आ चुका है, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। तो ये बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के जो तुलनात्मक शासन एवं राजनीति हैं उस बुक का दूसरी यूनिट है और चैप्टर का नाम है तुलनात्मक शासन, सत्तावादी और लोकतांत्रिक। इससे पहले हमने इस बुक के एक शब्द को समझा था कि तुलनात्मक राजनीति होती क्या है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तुलनात्मक राजनीति का अर्थ होता है कि जब एक राजनीतिक का या जब एक मुल्क के शासन व्यवस्था का किसी दूसरे मुल्क की शासन व्यवस्था के साथ कोई तुलना की जाए, कोई कंपेयर किया जाए, कोई कंपैरिजन किया जाए, तो उसी को तुलनात्मक शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत की राजनीति की तुलना अमेरिका से करना, इंग्लैंड से करना, चीन से करना, भारत में जो शासन व्यवस्था है, शासन प्रणाली है, उसकी तुलना अन्य देशों की शासन व्यवस्था से करना ही तुलनात्मक शासन व्यवस्था कहलाता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम इस चैप्टर में अक्सर देखा गया है कि ये क्वेश्चन बार बार आया है। तो तुलनात्मक शासन, सत्तावादी और लोकतांत्रिक, यहाँ पे हमें 2 शब्दों को जानना काफ़ी जरूरी है। एक तो शासन के प्रकार, भाई शासन कितने प्रकार के होते हैं और शासन कौन कौन से होते हैं। इसके साथ साथ शासन की प्रकृति। जी हाँ, जैसे आपने कहीं सुना होगा कि लोकतांत्रिक शासन है, राजशाही शासन है, अभिजात वर्ग का शासन है या फिर संवैधानिक शासन है ना। तो आज हम यहाँ बात करते हैं कि शासन कितने प्रकार के हैं। अगर हम शासन की प्रकार की बात करते हैं तो एक होता है राजशाही शासन, एक होता है एक के द्वारा शासन। अक्सर इसे अत्याचारी शासन या अत्याचार शासन के द्वारा जाना जाता है। राजशाही शासन जैसे कि भारत में जो ऐतिहासिक समय में होता था, जब मुगल थे या जब चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके समय में कि राजा का पुत्र ही राजा होता था तथा राजा के द्वारा शासन किया जाता था और राजा अपने नीति तथा निर्माणों का स्वयं जिम्मेदार होता था। इसी के साथ साथ जहाँ पे शासन के प्रकार में एक है राजशाही शासन और एक है एक के द्वारा शासन, अर्थात एक व्यक्ति एक वर्ग के द्वारा शासन ही ये राजशाही शासन के अंतर्गत आता है। और अक्सर देखा गया है कि इस प्रकार का जो शासन होता है वो एक अत्याचारी शासन या अत्याचार वाले रूप का शासन होता है। इसी के बाद हम बात करते हैं कुलीन तंत्र का शासन। कुलीन तंत्र शासन व्यवस्था कौन सी होती है? कुलीन तंत्र शासन व्यवस्था उस व्यवस्था को कहा जाता है जहाँ पे अभिजात वर्गों का शासन होता है या जहाँ पे कुछ बड़े लोगों का, कुछ अमीर लोगों का शासन होता है। जी हाँ, अगर हम अभिजात वर्ग की बात करते हैं तो अभिजात वर्ग उन वर्ग को कहा जाता है जो कि समाज में उद्योगपति या जो बहुत बड़े बड़े व्यापारी होते हैं या जो ऑलरेडी रिच लोग होते हैं, उनके द्वारा शासन चलाया जाता है, उनके द्वारा ही सरकार पर नियंत्रण रखा जाता है। ये कुछ मुट्ठी भर लोग भी हो सकते हैं तथा अमीरों का कुछ समूह भी हो सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कौन सी होती है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जो कि संविधान के द्वारा सरकार को चुना जाता है, सरकार को बनाया जाता है और इसमें बहुत लोगों का शासन देखने को मिलता है। यहाँ पे एक पार्टी, एक से अधिक दलों का शासन व्यवस्था देखने को मिलता है। तो अभी हमने यहाँ पे शासन के कितने प्रकार की चर्चा करी, जैसे राजशाही शासन है, एक व्यक्ति के द्वारा शासन है, अभिजात शासन है, कुछ लोगों का शासन है, संवैधानिक शासन है और बहुत लोगों के द्वारा जो शासन है। और इनकी प्रकृति भी हमने बात करी कि राजशाही और एक के द्वारा शासन को हम अत्याचार शासन के नाम से जानते हैं, अभिजात और कुछ लोगों के शासन को हम कुलीन तंत्र के शासन के नाम से जानते हैं और जहाँ पे संवैधानिक सरकार का शासन होता है या जहाँ पे बहुत लोगों के द्वारा शासन किया जाता है तो हम उसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। आगे इसमें बताया गया है अधिनायवादी शासन। भाई अधिनायवादी शासन कौन सा होता है? अधिनायवादी शासन एक प्रकार का ऐसा शासन होता है जहाँ पे
जहाँ पे पार्टी का मतलब जिसकी सरकार वहाँ पे है उसके वहाँ पे लोगों के जीवन पर उनका पूरा शासन होता है और लोगों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं तो यूएसएसआर, जी हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और शीत युद्ध के समय में जो यूएसएसआर है, जिसका अब उत्तराधिकारी रूस के नाम से हम जानते हैं, अर्थात सोवियत संघ में अधिनायवाद का शासन था, अधिनायवादी का शासन था। अधिनायवादी शासन एक प्रकार की ऐसा शासन होता है जहाँ पे एक सी विचारधारा होती है और एक ही पार्टी का शासन होता है और वही पार्टी समाज के लोगों पे अपना पूरा अधिकार और अपना पूरा नियंत्रण रखती है। उदाहरण के लिए यूएसएसआर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं निरंकुश शासन कौन सा होता है, जी हाँ, निरंकुश शासन कौन सा होता है? भाई निरंकुश शासन उस शासन को कहा जाता है, ये अधिनायवादी से थोड़ा कम होता है, परंतु इसका भी अपनी जनता के ऊपर पूरा नियंत्रण होता है। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि फ्रांस में था। जी हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस के अपने नागरिकों के ऊपर अपना नियंत्रण रखा हुआ था, परंतु ये अधिनायवादी पे जो नियंत्रण होता है उससे थोड़ा कम होता है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं संवैधानिक लोकतंत्र की, जो हमने अभी पीछे बताया है। भाई संवैधानिक लोकतंत्र या फिर संवैधानिक सरकार या फिर संवैधानिक शासन व्यवस्था उस शासन व्यवस्था को कहा जाता है जो कि नियमों तथा नीतियों के द्वारा नियंत्रित की जाती है, जहाँ संविधान में निर्धारित जो नियम है उसके द्वारा शासन को चलाया जाता है। इसी के साथ साथ कुछ और भी हैं। लोकतांत्रिक शासन, भाई लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था उस व्यवस्था को कहा जाता है जहाँ पे चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही सत्ता के स्रोतों में लगे हुए होते हैं। इसमें दो प्रकार से जनता को चुनते हैं, इसमें दो प्रकार से जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, एक तो प्रत्यक्ष विधि से, एक अप्रत्यक्ष विधि से। अगर हम प्रत्यक्ष विधि की बात करते हैं तो जैसे हम अपने क्षेत्र में एमपी, एमएलए तथा निगम पार्षद को जनता द्वारा खुद चुना जाता है। अगर हम अप्रत्यक्ष रूप से बात करें तो जो एमपी एमएलए होते हैं वही भारत के राष्ट्रपति, जो एमपी होते हैं वही भारत के राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की विशेषता क्या होती है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को शौर्य क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आपके लिए इस पूरी बुक के सिर्फ 6 क्वेश्चन ही लेके आने हैं और उन 6 क्वेश्चनों में पूरा बुक, पूरी कोर्स ये समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, अगर आप ये 6 क्वेश्चन ही पढ़ के जाते हो तो 100% आपका एग्ज़ाम इन्हीं में से ही होगा। तो अब हम बात करते हैं भाई लोकतंत्र शासन व्यवस्था क्या है, इसका क्षेत्र क्या है और इसकी विशेषता क्या है। हमने अभी आपको बताया कि भाई लोकतंत्र शासन व्यवस्था कौन सी होती है या फिर लोकतांत्रिक शासन क्षेत्र और इसकी विशेषता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे लोकतंत्र शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। भाई लोकतंत्र क्या होता है? भाई लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। जी हाँ, ये श्री भीमराव अंबेडकर द्वारा ये जब संविधान को अंगीकृत किया गया था उस टाइम पे भीमराव अंबेडकर जी ने यह बताया था कि भाई लोकतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए ही शासन लोकतंत्र कहलाता है। और अगर हम बात करें तो उन्होंने ये भी बताया कि भाई सबसे पहले जो लोकतंत्र की ये परिभाषा यूएसए के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने बोली थी। जी हाँ, सबसे पहले अब्राहम लिंकन ने यह बोला कि जनता के द्वारा जनता के लिए ही शासन लोकतंत्र है। उसके बाद भीमराव अंबेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनके तैयार हो गया था तो उस दिन उन्होंने भाषण में यह बोला कि भाई लोकतंत्र, एक असली लोकतंत्र उसे कहा जाता है कि जब जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। अब लोकतंत्र में होता क्या? भाई लोकतंत्र हमें सभी को पता हो गया कि लोकतंत्र क्या है, अर्थात जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि है वही शासन को करेगी। तो लोकतंत्र की कुछ विशेषता भी होगी। भाई लोकतंत्र की विशेषता है आर्थिक विशेषता, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक। लोकतंत्र में क्या होता है कि आर्थिक समानता होती है,
आर्थिक समानता होती है। लोकतंत्र में हम आर्थिक समानता देखते हैं, राजनीतिक समानता देखते हैं, सामाजिक समानता देखते हैं, सांस्कृतिक समानता देखते हैं, हम धार्मिक समानता भी देखते हैं। इसी प्रकार से आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता भी देखते हैं। लोकतंत्र एक प्रकार का ऐसा शासन है जहाँ पे आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक समानता और स्वतंत्रता देखने को मिलती है। अगर हम इस लोकतंत्र की विशेषता की बात करते हैं तो लोकतंत्र की विशेषताएं बहुत सारी है। आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो जो जो आपको पता है। भाई आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, सांस्कृतिक समानता, धार्मिक समानता, है ना, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, है ना। लोकतंत्र की बहुत ज़्यादा विशेषता है। जैसे कि अगर हम लोकतंत्र की विशेषता की बात करते हैं तो भाई सबसे पहली विशेषता है यहाँ पे अधिकारों की गारंटी। जी हाँ, लोकतंत्र शासन व्यवस्था में लोगों को अधिकारों की गारंटी दी जाती है। अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान ने भारत के लोगों को, भारत के नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की गारंटी दे रखी है। इसी के साथ साथ भाषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी लोकतंत्र व्यवस्था की, लोकतंत्र शासन प्रणाली की एक विशेषता है, जो कि हम आर्टिकल 21 में भी देख चुके हैं। इसी के साथ साथ जन भागीदारी की आज़ादी, जन भागीदारी की स्वतंत्रता भी लोकतंत्र शासन व्यवस्था की एक स्वतंत्रता है। यहाँ पे ये सारे पॉइंट है, आप चाहो तो इसको थोड़ा बड़ा करके लिख सकते हो। जैसे अगर हम बात करते हैं अधिकारों की गारंटी, तो आप इसके आगे यह लिख सकते हो कि भाई लोकतंत्र शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अधिकारों की गारंटी। इन अधिकारों की गारंटी में अक्सर देखा जाता है कि लोगों को समाज में विकास करने के लिए और अपना व्यक्तिगत विकास करने के लिए अधिकार दिए जाते हैं, जो कि समानता के रूप में दिए जाते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के नागरिकों को मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा दिए गए हैं, जिनकी संख्या 100 है। जिनकी संख्या 6 है। अब हम बात करते हैं जन भागीदारी की। इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं मीडिया की स्वतंत्रता की। भाई लोकतंत्र व्यवस्था की एक और विशेषता है जो कि है मीडिया की स्वतंत्रता। जी हाँ, इसको 4th पिलर के नाम से जाना जाता है। अगर लोकतंत्र व्यवस्था है, सभी को समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, यहाँ पे जो मीडिया होती है ये स्वतंत्र होती है, अर्थात जो भी समाज में असमानता उत्पन्न होती है या जो असंवैधानिक होता है, मीडिया के द्वारा लोगों तक ये खबरें पहुँचाई जाती हैं। इसके बाद लोकतंत्र व्यवस्था की एक और विशेषता है कि कानून के पक्ष समानता। जैसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 to 18 है, उसमें यह बताया गया है कि भाई कानून सबके पक्ष एक समान होगा, अर्थात एक समान जुर्म का एक समान ही उस पर न्याय होएगा। तो यहाँ पे देखा जाता है कि लोकतंत्र व्यवस्था में चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, कोई SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, कोई अमीर हो, गरीब हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी जाति का हो, किसी लिंग का हो, उसके लिए कानून सबके लिए एक सा है। अर्थात यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि अगर कोई एक जुर्म एक हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी ने करा है या और एक वही जुर्म एक आम इंसान ने करा है, तो दोनों की सजा इक्वल होगी। इसी के साथ साथ लोकतंत्र शासन व्यवस्था में अफसरों की समानता देखने को मिलती है। अफसरों की समानता में आर्टिकल 14 में बताया गया है कि भाई भारत में जो कमज़ोर वर्ग है, जो SC ST OBC है, उनको सरकारी जॉब्स पे भी आरक्षण दिया जाएगा। तो यहाँ पे लोगों को अवसर दिया जाता है ताकि वो अपने आप को समान धारा से जोड़ सकें। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि लोकतंत्र व्यवस्था में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों को चुना जाता है। अगर हम प्रत्यक्ष रूप से बात करते हैं तो भाई भारत में MP और MLA का जो चुनाव होता है वो लोगों के द्वारा होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे ये स्विट्जरलैंड का भी एक एग्जाम्पल है और भारत का भी। अगर हम भारत के लोगों की बात करते हैं तो भारत के लोग प्रत्यक्ष रूप से MP MLA तथा निगम पार्षद के चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। इसी के साथ साथ भारत में अप्रत्यक्ष रूप से भी हमारे उम्मीदवार चुनने जाते हैं। जैसे हम प्रधानमंत्री की बात, जैसे हम राष्ट्रपति की बात करते हैं, हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसी के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधियों के द्वारा
चुना जाता है। ये उन प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं जो लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना है। जी हाँ, जैसे हम एमपी को चुनते हैं, हम एमएलए को चुनते हैं, तो ये एमपी एमएलए ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इनको चुना जाता है। अगर हम बात करें भारत में, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता उसमें भाग लेती है। जी हाँ, अब हम आगे चलते हैं। बस समाप्त होने वाला है, ज़्यादा नहीं है, बस 5 से 7 मिनट और है। इसके बाद हम बात करते हैं भाई सत्तावादी शासन व्यवस्था कौन सी होती है और सत्तावादी शासन व्यवस्था की प्राकृतिक, उसका चरित्र और उसकी विशेषता क्या होती है। भाई सत्तावादी शासन व्यवस्था, जैसे कि हमने अभी बात की थी कि सत्तावादी शासन व्यवस्था एक प्रकार की ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें केंद्रीकृत शासन होता है, केंद्रीकृत शक्ति होती है, अर्थात वहाँ पे सारी जो पावर होती है, सारी जो शक्तियाँ होती है, वो एक ही पार्टी या एक ही आदमी या एक ही समूह के पास होती है। इसमें केवल एक दल के पास ही सारी शक्ति होती है या सेना के द्वारा ही सारी शक्ति प्राप्त होती है, या फिर इसमें कुलीन लोगों के द्वारा अमीर वर्गों के हाथ में ही सारी शक्ति होती है। इसमें जो राजनीतिक शक्तियाँ होती हैं वो केंद्रीकृत होती है और ज़्यादातर जो आर्थिक शक्ति होती है वो भी केंद्रीकृत होती है। दूसरे शब्दों में हम बात करें तो यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि सत्तावादी शासन व्यवस्था एक प्रकार की ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें एक पार्टी तथा एक दल का ही पूरे शासन के ऊपर अधिकार होता है। सारी शक्तियां उन्हीं पार्टी तथा उसी दल के पास होती हैं और ज़्यादातर आर्थिक शक्तियां भी उसी पार्टी और उसी दल के पास होती है, राजनीतिक शक्तियां भी उसी पार्टी और उसी दल के पास होती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ पे कोई दूसरी राजनीतिक अधिकार नहीं होते हैं, वहाँ पे दूसरे राजनीतिक अधिकार होते हैं, परंतु वो काफ़ी सीमित होते हैं। यहाँ पे राजनीतिक अधिकार जो होते हैं वो बहुलवादियों के फ़ायदे के लिए किए जाते हैं। अब भाई बहुलवादी क्या होते हैं? बहुलवादी वो होता है जो कि जनसंख्या में जिसका रेशो सबसे ज़्यादा हो। भाई सत्तावादी शासन व्यवस्था में जो राजनीतिक अधिकार होते हैं वो बहुलवादी लोगों के हित के लिए किए जाते हैं। इसमें देखा गया है कि धर्म की जो स्वतंत्रता होती है वो काफ़ी सीमित होती है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं पारंपरिक सत्तावादी कौन सी होती है, भाई जो पीढ़ी दर पीढ़ी शासन व्यवस्था चलती आती है, जो कि पुराने समय में भारत में देखने को मिलता था और विश्व के अनेक हिस्सों में देखने को मिलती थी, जहाँ पे राजा का पुत्र ही राजा होता है। वह शासन व्यवस्था, ये जो शासन व्यवस्था होती है ये संरक्षक के द्वारा अपनाई जाती है या फिर संरक्षण के द्वारा शासित की जाती है। अक्सर देखा गया है कि नौकरशाही शासन व्यवस्था का भी जिक्र हो जाता है। भाई नौकरशाही शासन व्यवस्था कौन सी होती है? ये वो वाली शासन व्यवस्था होती है जिसमें नौकरशाही के द्वारा शासन की व्यवस्था को चलाया जाता है। इसी के साथ साथ प्रतिनिधात्मक शासन व्यवस्था या फिर अधिनायवादी शासन व्यवस्था, इस प्रकार की शासन व्यवस्था वो होती है, या फिर प्रतिस्पर्धात्मक शासन व्यवस्था। अगर हम प्रतिस्पर्धात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो वो एक प्रकार से ऐसी होती है जहाँ पे लोकतंत्र की संरचना की शुरुआत होती है। यहाँ पर लोगों के पास ऑप्शन होता है कि भाई किस पार्टी को वोट किया जाए। स्पर्धात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? कामकाज में अधिनायवादियों के द्वारा शासन चलाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके मेन क्वेश्चन की। मेन क्वेश्चन है कि भाई सत्तावादी शासन व्यवस्था का चरित्र, उसकी प्राकृतिक और उसकी विशेषता क्या है। इसके साथ साथ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कौन सी होती है, उसका क्षेत्र, उसकी विशेषता। अभी कितनी सारी विशेषता आपको बताइए, अब बस खत्म होने वाला है। इसी के साथ साथ यहाँ पे बताया हुआ है भाई सत्तावादी शासन की और विशेषता कौन सी होती है। भाई अगर हम सत्तावादी शासन की विशेषता की बात करें तो इस सत्तावादी शासन की विशेषताएं बहुत सारी होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे नियंत्रण शक्ति होती है, अर्थात हम यहाँ पे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो शक्तियों का नियंत्रण होता है वो केवल एक पार्टी तथा एक दल के हाथ में ही होता है और शक्तियाँ सारी नियंत्रित होती हैं। इसी के साथ साथ राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति भी केंद्रीकृत होती है, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं कि भाई सत्तावादी शासन व्यवस्था में आर्थिक और राजनीतिक जो शक्तियां होती हैं वो केंद्रीकृत होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करते हैं हिटलर की, उदाहरण के लिए हम बात करते हैं
उत्तर कोरिया की। जी हाँ, तो ये ऐसे प्रकार के शासन थे जहाँ पे एक व्यक्ति या एक समूह के द्वारा ही पूरे शासन व्यवस्था पर अपना अधिकार किया जाता है और सारी शक्तियाँ उन्हीं के हाथ में नियंत्रित होती है। अर्थात राजनीतिक शक्तियाँ के साथ साथ आर्थिक शक्तियाँ भी उन्हीं पार्टी या उसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं भाई राजनीतिक बहुलता का अभाव देखने को मिलता है। भाई सत्तावादी शासन व्यवस्था में अक्सर क्या होता है, जो राजनीतिक बहुलता होती है उसका अभाव होता है। वहाँ केवल एक ही पार्टी या एक ही व्यक्ति का शासन होता है। जब एक पार्टी या एक व्यक्ति का शासन होगा, सारी शक्तियाँ उसी की ही पास होएगी, आर्थिक शक्तियाँ, राजनीतिक शक्तियाँ, तो जाहिर सी बात है कि कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी खड़ी भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सारी शक्तियां एक ही राजनीतिक पार्टी के पास हैं। तो अक्सर देखा गया है कि सत्तावादी शासन व्यवस्था में कोई दूसरी राजनीतिक शक्ति नहीं होती और राजनीतिक बहुलता का अभाव होता है। इसी के साथ साथ वैकल्पिक संस्थाओं का भी अभाव होता है। भाई भारत में जैसे अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में आम आदमी पार्टी भी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, बीएसपी है, तो कितनी राजनीतिक शक्तियां हैं। परंतु अगर हम रूस की बात करते हैं तो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है। अगर हम चीन की बात करते हैं तो वहाँ पे भी कम्युनिस्ट पार्टी है। इसी प्रकार से अगर हम उत्तर कोरिया की बात करते हैं तो वहाँ पे एक ही व्यक्ति का शासन है ना। तो यहाँ पे सत्तावादी शासन की यह विशेषता है। इसी के साथ साथ शासन हिंसा या जबरदस्ती के उपयोग पर कायम होता है। भाई सत्तावादी शासन में अक्सर देखा जाता है कि जिस पार्टी का शासन होता है या फिर जिस व्यक्ति का शासन होता है, वो अपने शासन को बनाए रखने के लिए अक्सर हिंसा का सहारा लेता है या अक्सर जबरदस्ती लोगों पे अपने नियम, अपने कानूनों को थोपने की कोशिश करता है। जैसे कि अक्सर आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि दक्षिण कोरिया पे अक्सर वहाँ के शासक के द्वारा लोगों के ऊपर कानूनों को थोपने की कोशिश की जाती है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं भाई शासन, इस प्रकार की व्यवस्था में शासन पालन ना करने पर बहुत कठोर दंड दिया जा सकता है। जी हाँ, सत्तावादी शासन की एक और विशेषता है कि अगर सत्तावादी शासन में कोई भी व्यक्ति या फिर जनता सत्तावादी शासन के नियमों तथा कानूनों का पालन अगर नहीं करती तो उन्हें कठोर से कठोर दंड भी दिया जा सकता है। जैसे कि उनकी गुप्त हत्याएं करा दी जाती हैं या फिर उनकी गिरफ्तारी करा दी जाती है जो सरकार के अगेंस्ट बोलने की कोशिश करता है। अक्सर ये हमने चीन में भी देखा है, अक्सर ये हमने दक्षिण कोरिया में भी उत्तर कोरिया में भी देखा है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं भाई सत्तावादी शासन व्यवस्था के उदाहरण, तो उदाहरण में जैसे हिटलर शासन काल में नाजी और जर्मनी। जी हाँ, जैसे हिटलर के शासन काल में नाजियों का और हिटलर ने जो जर्मनी में अपना सत्तावादी शासन व्यवस्था की थी इसी प्रकार से उत्तर कोरिया में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ उत्तर कोरिया का शासन व्यवस्था, इसी के साथ साथ चीन का शासन पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो हम कह सकते हैं ये एक प्रकार से सत्तावादी शासन व्यवस्था है। आपसे इसमें 2 क्वेश्चन बताए हैं मैंने, एक सत्तावादी शासन की विशेषता क्या है और सत्तावादी शासन किसे कहा जाता है, दूसरा मैंने बताया है लोकतंत्र शासन व्यवस्था क्या होती है, उसकी विशेषता क्या है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स के लिए भी बताया गया है कि शासन के प्रकार कौन से हैं। भाई शासन के प्रकार जैसे राजशाही है, अभिजात है और कुछ लोगों के द्वारा है, संवैधानिक है, लोकतांत्रिक है। इसी के साथ साथ अधिन्यायवादी शासन व्यवस्था कौन सा होता है, निरंकुश शासन व्यवस्था कौन सा है, संवैधानिक कौन सा है। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे लोकतंत्र शासन व्यवस्था क्या होती है, उसके क्षेत्र क्या है, उसकी विशेषता क्या है। तो आपके पास इतने सारे पॉइंट हैं कि आप 4 शीट तो क्या आप 4 पेजेस तो क्या आप 8 पेजेस भी भर सकते हो। आपके लिए एक और खुशखबरी है कि हम आपके लिए 3 प्रकार के कोर्स लेके आए हैं, एक है बेसिक, एक है स्टैंडर्ड, एक है एडवांस। अगर आप हमारा बेसिक कोर्स परचेज करते हैं तो आपको इसी प्रकार से पूरी बुक के PDF नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। अगर आप हमारा स्टैंडर्ड कोर्स
परचेज करते हैं तो इस पीडीएफ नोट्स के साथ साथ आप हमारे जो इस पूरी बुक की जो 6 वीडियो आने वाली हैं उन 6 वीडियो को आप देख सकते हो। ये सिर्फ वीडियो मेंबर के लिए ही होने वाली है, पूरी 6 की 6। और इसी के साथ साथ अगर आप एडवांस कोर्स परचेज करते हो तो वीडियो और नोट्स के साथ साथ ये तो आपको मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको हमारे साथ जुड़ने का भी मौका मिलेगा लाइव स्ट्रीमिंग पे, और व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर टेलीग्राम के माध्यम से आप अपने क्वेश्चन आंसर हमसे कर सकते हो, हमसे आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप जिस और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो वो भी वीडियो आप देख सकते हो। आप हमारे से बता सकते हो कि सर हमें इस टॉपिक पे अब वीडियो देखनी है, तो हम जल्द से जल्द आपके दिए हुए टॉपिक पे वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट नहीं आते हैं क्योंकि आपके कमेंट करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।